Good morning. Today we are going to start our fourth chapter of NCERT, that is what books and burials tells us. अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हाउ डू वी नो कि हमारे पास था एंड व्हाट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बुक्स, द उपनिषद जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो मुनीज़ ने लिखी थी. सो जैसे कि हमारे एनसीईआरटी का स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से होता है, तो मैरी एक दिन लाइब्रेरी में गई. जैसे ही बेल रिंग हुई तो टीचर्स ने स्टूडेंट को बोला कि उन्हें फॉलो करें. तो टीचर कहाँ गई? फर्स्ट टाइम बच्चों को लाइब्रेरी में लेके गई. जैसे ही मैरी अंदर गई, उसे क्या मिला कि लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम. पहली बार तो लाइब्रेरी की साइज़ बहुत बड़ी थी और वहाँ पे बहुत सारी शेल्फ्स थी और बहुत सारी बुक्स थी. एक कॉर्नर के ऊपर एक कपबोर्ड था जिसके अंदर बहुत सारी बड़ी 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 वॉल्यूम्स के अंदर किताबें पड़ी थी. वो सब देखकर she just tried to open the cupboard and the teacher said that cupboard was very special book. अब उसने क्या करा, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स देख के उसने सोचा कि let me open that cupboard. And when she just tried to open that cupboard, teacher just said her that the cupboard has very special books on different religions. तो अब क्या है, क्या आपको आइडिया है, डू वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास? क्या हमारे पास सेट है वेदास के? और वेद्स होते क्या हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर के अंदर. सो पहला ये है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. सबसे ओल्डेस्ट बुक वर्ल्ड के अंदर कौन सी है? आप लोगों ने वेदास का नाम सुना होगा, वेद, जो कि आपने अपने पेरेंट्स के थ्रू भी सुना होगा. अब हमारे पास टोटल कितने वेद हैं? हमारे पास टोटल है 4 वेद हैं. हमारे पास कितने वेद हैं? हमारे पास 4 वेद हैं. तो पहला कौन सा है? ऋग्वेद है, बाद में सामवेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, एंड देन तुम्हारे पास यजुर्वेद है एंड अथर्ववेद है. आई गेस दिस इज़ हेल्पफुल. याद रखिएगा हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं. सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि आज से 3500 ईयर्स अगो कंपोज हुआ था. ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वन एंड दैट कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स अगो. So that thing you need to just remember it. Okay, and then later on when we move ahead, what we came to know, like अब जैसे द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के अंदर क्या है? 1000 उसके अंदर हाइम्स हैं. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्ता बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में हम लोग उनको वेल सेड बोलते हैं. ये जो हाइम्स है ना, ये किसके अंदर? प्रेजेस के अंदर है. किसके लिए हैं ये जितनी भी हाइम्स बनाई हुई हैं? ये भगवानों के लिए, गॉड के लिए, गॉडेसेस के लिए है. और 3 गॉड जो हमारे यजुर्वेद के अंदर, जो हमारे ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, वो कौन कौन से हैं? एक तो अग्नि है. अग्नि कौन है? द गॉड ऑफ फायर. अग्नि, जस्ट हाईलाइट दिस थिंग, अग्नि द गॉड ऑफ फायर. एंड देन द वॉरियर, दैट इज इंद्र. इंद्र इज नोन एज द वॉरियर. इंद्र वॉज अ वॉरियर. एंड देन ए सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच ए ड्रिंक. अब देखो ऋग्वेद जो कि आज से 3500 ईयर्स अगो क्या हुआ था? कंपोज हुआ था. एंड इट कंटेन्स 3 एंड इट कंटेन्स द वेल सेड दैट आर नोन एज सुक्ता इन हिंदी. सो and it the hymns are all in praise of the god and the goddesses. Okay, so they're especially like Agni, and we have 3 gods that time: Agni, Indra and Soma. तो अग्नि क्या था? जो ये अग्नि के देवता. इंद्र किसके थे? वॉरियर गॉड थे. सोमा क्या था? सोमा क्या था? जो ये पढ़ते थे. सॉरी, स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड जैसे प्लांट्स है वो. So we have 3 gods. Like there is a bit confusion in this thing, but just मूव फॉरवर्ड, वी विल बी क्लियर. ओके, सो ये जो हाइम्स थी ना, ये कहाँ से? सेक्स, ऋषिज़. इंग्लिश में ऋषिज़ को बोलते हैं सेक. चिल्ड्रन जस्ट नोट इट डाउन, इट्स अ वर्ड मीनिंग फॉर यू. So priest taught students to recite and memorize each syllables, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns are composed, taught and learned by them. A few were composed by women. The Rigved is in old और वैदिक संस्कृत. ऋग्वेद किस में था? ओल्ड और वैदिक संस्कृत के अंदर था. अभी आप लोग नॉर्मल संस्कृत पढ़ते हो, उससे पहले एक वैदिक संस्कृत हुआ करती थी. तो पहले वाली संस्कृत हमारी वैदिक हुआ करती थी. वो आजकल की संस्कृत से जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आगे आप देखोगे संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस. उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड एंड द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड. अब कोई डिफ्रेंशिएशन पूछे आपके पास, जो आज हम लोग किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर,
और ये जो ऋग्वेद वाला उसके अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस उनके अंदर यही है कि जो हम लोग आज हम लोग लिखते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं किताबों को, यही करते हैं हम लोग। अब ऋग्वेद के अंदर क्या होता था कि ऋग्वेद सिर्फ बोला जाता था और सुना जाता था लोगों से, और इसको प्रिंट करने का कोई माध्यम नहीं था। प्रिंटिंग तो अभी हमारी 200 ईयर्स अगो आई है। अब एक चीज़ यहाँ पे पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे पैराग्राफ दिए जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यार मम्मी थोड़ी आवाज़ कम कर लो। So we have this one. So संस्कृत इन अदर लैंग्वेजेस। सो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। ओके, संस्कृत का एक याद रखना, ये किसकी फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन का पार्ट है। इसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, इंडो यूरोपियन के अंदर ही आते हैं, जैसे आसामीज़ हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई, ठीक है। एंड एशियन लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन हो गई, यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई जैसे इंग्लिश हो गई। याद रखना एशियन लैंग्वेजेस कौन सी होती है? पर्शियन, जो हमारे एशिया में बोली जाती है। अदर देन दैट वी हैव यूरोपियन लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश। एंड देन ओके, सो वी हैव फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ये सारी क्या है? हमारी स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली, ऑल आर इंडो यूरोपियन फैमिली। ओके, तो ये उनको फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप मात्र में देखोगे तो दैट इज़ अ संस्कृत वर्ड, और माँ, मात्र, माँ, मात्र मतलब माँ होता है हिंदी के अंदर, मात्र संस्कृत के अंदर है, माँ हिंदी है, एंड देन मदर इज़ इन द इंग्लिश। तो आपने नोटिस करा तीनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है? अब क्या होता है कि अब अलग अलग फैमिलीज़, ये सारी तो क्या थी, एक ही फैमिलीज़ का पार्ट है, इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, हिंदी, संस्कृत, असमीज़, गुजराती, कश्मीरी। ओके, अदर देन दैट वी हैव सम अनदर फैमिलीज़ ऑल्सो। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ही आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे तो तिब्बतो बुरमान फैमिली की तिब्बतो बुरमान फैमिली है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है वो तिब्बतो बुरमान फैमिलीज़ की हैं। जो हमारे साउथ के अंदर बोली जाती है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम हो गई, ये द्रविडियन फैमिली की हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन है। और झारखंड के अंदर जो जो हमारे सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, वो कहना ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जस्ट रिमेंबर दीज नेम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। इस बार का जो 2020 का पेपर था, दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द फैक्ट्स दैट हैपेंड विद इन द 1 ईयर। एंड सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑल्सो। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी किसका पार्ट है या संस्कृत किसका पार्ट है, या फिर आपसे कोई पूछे गुजराती, हिंदी, कश्मीरी या सिंधी किसका पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन। अगर आपसे कोई पूछे कि मलयालम किससे बिलोंग करती, तो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। और जो झारखंड के अंदर जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कहाँ से, किससे बिलोंग करती है, दैट इज़ अ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। देन हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब हमारे स्टूडेंट्स को कैसे पता चला, कैसे पढ़ा उन्होंने ऋग्वेद, ये हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे। सो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, हमारे पास के बारे में ढूंढा, उन्होंने मटेरियल कलेक्ट करा। अब उन्होंने क्या करा, उन सबको पढ़ा, सोर्सेस को सबको कलेक्ट करा, और उन्होंने सारे जो इंस्टेंसेस थे, जो पेंटिंग्स वगैरह उस टाइम की थी, उन सबको पढ़ के उन्होंने क्या करा, दे जस्ट केम टू नो। देन दे स्टार्टेड व्हाट हैपन, देन दे स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स। ओके, then they started reading the books. So guys, sorry, my page is okay. So how historians, अब क्या है, सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग, कुछ तो डायलॉग्स के अंदर है। अब दिस इज अ पार्ट ऑफ वन हाइम एंड अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम। अब हमें है ना एक पेज नंबर, अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग एक हाइम पढ़ेंगे जिसके अंदर है ना कॉन्वर्जेशन है एक साधु के अंदर एंड सेक एंड द विश्वामित्रा एंड नेम्ड विश्वामित्रा, जिनका नाम है विश्वामित्रा को सब जानते ही, मतलब यू आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, but he was a very well-known Sikh. And then we have two rivers, Beas and Satluj, that were worshipped as a goddess, जिसको भगवान की तरह पूजा गया था। अब ये कॉन्वर्जेशन दिखाऊंगी मैं अभी आपको। कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरीके से, विश्वामित्र ने बोला, ओ रिवर्स नीचे आओ पहाड़ों से, जैसे कि बहुत दौड़ते हुए हॉर्सेस आते हैं, जैसे दो शाइनिंग काऊ क्या करती हैं, अपने बच्चों को सहला रही होती हैं। तुम घोड़ों में सवार होके या रथ में सवार होके सी में जाओ अपने इंद्र की पावर से। तुम पानी से भरी रहो, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विच वन अनदर। अब रिवर्स बोलती हैं, वी हु, हम पानी से भरी हुई हैं, हम हमारे पाथ के अलोंग जा रही हैं।
अब हमने एक बार जब स्टार्ट करना, अब हमने एक बार बहना स्टार्ट कर दिया तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तुम हमसे, ओ साधु तुम हमसे क्या प्रेयर मांगते हो? तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, ओ मेरी बहनों, ओ सिस्टर्स, प्लीज़ लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ केम फ्रॉम एन डिस्टेंस विद, क्या ये मैं जो गाने वाला हूँ, लाइक आई एम अ सिंगर, ही जस्ट मैंशन हिमसेल्फ एज अ सिंगर, जो कि बहुत दूर से आए हैं रथों में सवार होकर, कार्ड्स लेकर। अब तुम तुम्हारे पानी को हमारे एक्सेल से ऊपर ना जाने दो, वी कैन क्रॉस सेफली, एक्सेल जो व्हील होते हैं उससे ऊपर ना जाने दो, सो दैट दे कैन ईजिली क्रॉस द रिवर। तो रिवर ने बोला कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी प्रेयर्स को लिसन करेंगे और तुम्हें सेफली उस साइड हम लोग क्या करने देंगे, तुम्हें जाने देंगे। सो अब हिस्टोरियंस ने यहाँ पे इस हाइम से उन्होंने क्या कंपोज करा कि एक एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रिवर्स फ्लो करती होंगी। अब इसमें क्या है कि उन्होंने ये भी सजेस्ट करा है कि ना सेक जो है ना वो किसी सोसाइटी के अंदर रहता होगा, हॉर्सेस और काउज बहुत ज़्यादा वैल्यूड एनिमल होंगे उस टाइम के अंदर। तभी इन जो हमारी रिवर थी उसको कंपेयर करा था विद द स्विफ्ट ऑफ हॉर्सेस एंड जस्ट एंड काउस का भी मेंशन हुआ था फर्स्ट लाइन के अंदर। दैट इज़ बिकॉज ये पता चल गया बहुत ज़्यादा वैल्यूड रिवर थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्स थी, एंड उस टाइम के ऊपर जो जानवर थे फॉर एग्जांपल एक हॉर्सेस एंड काउस को बहुत ज़्यादा माना जाता था। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको लगता था कि जो रथ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अपने आंसर के गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब ये फिर से पढ़ो, एंड अब ये फिर से पढ़ो जो भी मेंशन था, और ये बताओ कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे। तो अभी आप इसका आंसर तो ईजिली, आई बिलीव इज चैरियट्स एंड कार्स, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। देन हमारे क्या बहुत सारे इसके अलावा भी वी हैव लॉट्स ऑफ रिवर्स, जैसे इंदुस हो गई, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जैसे सरस्वती हो गई, उसको भी क्या वो भी क्या हो गया, उनका भी हाइम्स के अंदर नेम। इंदुस का उसके इंदुस का इंदु इंदु इंदस नदी है, इंदस नदी का उसके ट्रिब्यूटरीज का, सरस्वती नदी को जिसे इन्होंने अपने हाइम्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेम दिया, बट गंगा यमुना का एक ही बार उन्होंने विवरण करा है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। लुक एट मैप 1 पेज 2 लिस्ट 5 रिवर्स। अब ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर जाना, ठीक है, पेज सेकेंड नंबर पे, वहाँ पे 5 रिवर्स दैट आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर ऐसी कोई 5 रिवर्स ढूंढ के निकालो जो मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, दिस इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेदा के टाइम की है, ठीक है। अब ये क्या है, एक बर्च के ऊपर लिखी हुई है, जो कि इन्हें कहाँ मिली थी हम लोगों को, ये कश्मीर में मिली थी, 150 साल पुरानी है, 150 साल पहले ये हमें मिली थी। इसको क्यों प्रिपेयर करा हुआ, ये अर्लीस्ट टेक्स्ट था जो मैं अभी आपको वैदिक संस्कृत में बता रही थी, ये इसके अंदर लिखी हुई है। और अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो गया है, और ये जो पन्ना है ये दैट यू कैन फाइंड आउट इन द लाइब्रेरी इन पुणे, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ओके, सो वेन एवर यू गो टू महाराष्ट्र जस्ट विजिट इट, वहाँ पे लाइब्रेरीज में विजिट करना है। लेट्स सी। ओके, सो नाउ अभी जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स उन्होंने मैंशन करे थे that we are going to see here, like cattle, horses and chariots. So there are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially son and horses. अब काफ़ी सारी प्रेयर्स हैं इनसे रिलेटेड भी, जैसे कि मान लो रिवर सन से, हॉर्सेस से, ठीक है। हॉर्सेस को क्या करते थे, हॉर्सेस को जैसे ये रथ होते हैं उनके आगे लगाते थे। अब उनको इस्तेमाल हम लोग बैटल्स के अंदर करते थे, और बैटल के अंदर क्या, बैटल क्यों हुआ करती थी, सो दैट दे कैन कैप्चर द कैटल। और लैंड के लिए भी हुआ करती थी, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. So some battles were fought for water and to capture people also. पहला तो important था कि वो they required for the cattle, and once the people get the cattle they just find a land that is sustainable for them, and then later on once they will get it, later on what they will do, वो क्या करेंगे उसके बाद में, अब उन्हें ये जब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई तो उन्हें खाने के लिए खुद को भी चाहिए और उन्हें लोग भी चाहिए, सो दैट दे कैन वर्क ऑन द फील्ड, दैट्स वाई द बैटल हैड हैपेंड। अब उस टाइम के ऊपर जो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज कीप्ड बाय द लैंडर्स, कुछ लैंडर्स रखते थे, कुछ अपने साधुओं को देते थे, रेस्ट वो क्या करते थे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे।
अब क्या करते थे, कुछ कुछ उसमें जो वेल्थ थी वो यजन्स में दिए करते थे या सेक्रीफाइसेस में दिए करते थे, जो कि गॉड जो उस टाइम जो अग्नि देवता थे, दैट इज़ नोन एज अ गॉड ऑफ फायर, उनको उनके सामने सेक्रीफाइस किया करते थे. These were meant for god and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases and एक चीज़ याद रखना, उस टाइम हमारे जैसे आज की गिफ्ट नहीं होते कि पेंटिंग दे दी या कुछ दे दिया. पुराने ज़माने में जो उस टाइम के अंदर जो ऑफरिंग्स होती थी वो घी होता था, ग्रेन होता था, केसेस होते थे, एनिमल्स होते थे, वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, जो कि उनके डे टू डे लाइफ के अंदर काम आती थी. अब क्या होते थे, ये जो वॉर्स होते थे जो भी मैंने बताया है, जैसे लैंड के लिए या कैटल के लिए या आर्मी के लिए या लोगों के लिए, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे. अब यहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. अब यहाँ पे क्या होता था, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. यहाँ पे लोग सारे एक जगह मिलते थे, डिस्कस करते थे मैटर, और उसको पीस को डिस्कस करते थे, और वही डिसाइड करते थे कि लीडर कौन होगा, कौन उनसे, और लीडर कौन होता था, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता था और जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता था. दैट इज़ द लीडर देयर. ओके, एंड नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है. सो देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू. तो लैंग्वेज इज दे स्पीक. ओके, तो जो डिस्क्रिप्शन था आज के दिनों में भी आप लोग कर सकते हो. यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि कोई बंदा बिहार से कैसे है, वो लैंग्वेज किस तरीके से बोलता है, कैसे वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, कौन सी उसकी कम्युनिटी है, क्या उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वो बंदा कौन से कल्चरल या कौन सा बैकग्राउंड है उसका. अब हम लोग ये देखते हैं कि ऋग्वेदा के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था. तो दो ग्रुप्स थे जो उसके अंदर डिस्क्राइब थे. ओके, सो पहला तो था प्रीस्ट था, जो कि इनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोलते हैं. समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज ब्राह्मण. वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रिचुअल करते थे, मतलब हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स. एंड द राजाज. ओके, दो टाइप के होते थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सबसे ऊपर वाली कम्युनिटी कौन सी होती है. अब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट लेटर ऑन इन हिस्ट्री बुक यू विल गेट टू नो कि जो ब्राह्मण थे वो क्या, दे आर द ओनली हाईएस्ट. नो, दे आर नॉट द हाईएस्ट. उनके अलावा क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे, राजाज भी होते थे. ब्राह्मण क्या करते थे, बहुत सारे रिचुअल हमारे परफॉर्म करते थे. और यू विल लर्निंग. अब राजा जैसे नहीं थे कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्क्यर करते थे या लड़ाइयाँ करते थे. अब उनके कई राजाज के पास क्या थी, कैपिटल भी नहीं होती थी, सिटीज़ भी नहीं होती थी, प्लेसेस भी नहीं होती थी, आर्मीज़ भी नहीं होती थी, नॉट डिड दे कलेक्ट, टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे. और दूसरी बात क्या थी कि ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं होता था जैसे राजास के अंदर होता है ना. आज वाले पहले पुराने राजास में होता था कि उसके बेटा है तो ही विल बी किंग नाउ, बट जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा. ये जो राजा होते थे ना, इसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई बेटा हुआ है एंड ही विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज राजा आफ्टर few months or few years. That was not the case there. सो जस्ट रीड इट अगेन एंड देन फाइंड आउट कि तुम्हें राजास के बारे में क्या क्या करते थे. दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट. जस्ट रीड द पैराग्राफ अगेन. सो अब उस टाइम की कम्युनिटी को दो वर्ड, अब टू वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. लोगों को और किसी भी कम्युनिटी को दो वर्ड से डिफाइन करते हैं, पूरा बता देते हैं. एक तो है हमारे पास जना. वो जो कि जन जो हम लोग अभी भी हिंदी के अंदर यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर. और दूसरा क्या है, हमारा विशेज़ है. अदर वॉज विश. अब क्या है, विश्या केम्स फ्रॉम विश. अब हमारे पास दो है, एक तो जना है. जन मतलब क्या होता है, लोग ही होते हैं, वी पीपल ही होते हैं, वी पीपल और एज अ कम्युनिटी. उसी को ही क्या बोलते हैं, अलग से वेश्या भी बोलते हैं. वैश विश 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 विश. एंड देन अबाउट दिस विश्या यू विल गोइंग टू लर्न इन चैप्टर 5. ओके, अब इसके अंदर जो कुछ विश और जना थे उनको नाम से बुलाया गया है. ये रेफरेंस हमें कहाँ से मिला, पुरु जना से और विश से मिला है. द भरता जना और विश से मिला है, जो यदु जना और विश से मिला है, एंड सो ऑन. ऐसे काफ़ी सारे हैं विश और जना फ्रॉम विच वी केम टू नो कि दैट इज़ अ कम्युनिटी. उस टाइम कम्युनिटी को या तो विश बोलते थे या जना बोलते थे. जैसे भारत जना बोल दिया या विश बोल दिया, यादू जना बोल दिया या विश बोल दिया. अब क्या ये आपको थोड़ा सा फैमिलियर लगता है, डज दिस साउंड्स फैमिलियर टू यू. अब कुछ कुछ लोग जो होते थे, द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज एंड कलेक्टेड देयर अपोनेंट दासाज एंड दास्यूज. अब एक चीज़ याद रखना, वो लोग जो कि कंपोज करता है ना हाइम्स, वो खुद को क्या बताते हैं, या तो वो खुद को आर्याज बताते हैं या उनके अपोनेंट्स बोलते हैं जैसे दासाज या दास्यूज.
वो खुद को ये या तो दासाज या दास्यूस बोलते हैं या आर्यास बोलते हैं. दीज वर पीपल नॉट, अभी कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं करते हैं वो, एंड दे जस्ट स्पीक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब जो ये जो दासास थे, जो अपोनेंट थे आर्यास के, उन्हें वो क्या बोलते हैं, उन्हें दासा भी बोला जाता है, जो कि फीमेनाइन होती है. फीमेनाइन होती है तो उसे दासी बोली जाती है. दास, दासी, दास, दासी. और आर्यास, उनके अपोनेंट आर्यास. अब वो क्या होती थी, उनकी स्लेव होती थी, है ना. केम टू मीन द स्लेव. तो स्लेव क्या होती थी, औरतें होती थी, आदमी भी होते थे, जो कि क्या होते थे, वॉर्स के अंदर कैप्चर कर रहे होते थे. और वो क्या किस तरीके से ट्रीटेड करते थे ऑनर्स उनको, जैसे वो उनकी प्रॉपर्टी हो. और ऑनर्स उनसे वो काम करवाते थे जो उनकी खुद की इच्छा होती थी. दे डजंट केयर अबाउट द पीपल, लाइक दे जस्ट डोंट केयर अबाउट देयर दासास, बिकॉज वो किसी वॉर के अंदर उनसे जीत जीत के लाए हुए थे, तो वो अपने काम सारे करवाते थे. अब जो ऋग्वेदा है वो कहाँ कंपोज हुआ था, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हुआ था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट. आई होप यू आर गेटिंग दिस साइड. तो देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर. अब ऋग्वेदा का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखना कि ऋग्वेदा भैया कहाँ कंपोज हुआ था, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हुआ था दिस टाइम. अब यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती है कि ऋग्वेदा जो कि नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, तो कौन कौन से एरियाज़ के वो नाम दे देगी. तो इज दीज पार्ट आर इन द नॉर्थ वेस्ट लाइक दैट. एंड ऋग्वेदा व्हाट डज इट कंपोज, व्हाट आर द मीन्स बाय आर्याज एंड हु आर स्लेव्स. सो लाइक दैट क्वेश्चन इट कैन गिव. सो साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. अब साइलेंट सेंटिनेल्स एंड द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ. अब आपने मेगालिथ और वी हैव जस्ट इसी से पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था मेगालिथ्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट. ओके, सो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. अभी क्या स्टोन्स के बारे में है. स्टोन्स ये क्या होते थे, मेगालिथ क्या होता था, हमारे पुराने ज़माने के बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, जिससे हम लोग कोई मॉन्यूमेंट या फिर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट कराते थे. वो बहुत केयरफुली अरेंज्ड होते थे. ब्यूरियल स्पेशली कहाँ पे, जो ब्यूरियल साइट्स होती थी उनके आसपास. और ये जो मेगालिथ को पत्थरों को एक जगह कलेक्ट करना नियर द ब्यूरियल, दैट वाज हैपन अराउंड 3000 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ. एंड इट वाज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डिकेड इन साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द कश्मीर. अभी भी still the situation is same, still the people are using the same thing and they're following the same trade right now. You can find out this in northeast, in Kashmir and in South India. So only north west is something that is excluded from this. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई ब्यूरियल है, उसके अराउंड ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं. उस टाइम क्या होता था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मेगालिथ्स होते थे वो हमारे मैप चैप्टर मैप 2 जो पेज 13 के ऊपर है, इन चैप्टर 2 यू कैन फाइंड आउट ईजली. अब कुछ जो मेगालिथिक होते हैं ना, वो हम लोग सरफेस के ऊपर बेरियल्स के अराउंड हम देख सकते हैं. जैसे ये जो साइट मिली है, यू कैन ईजली से. और एक लोधी गार्डन है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन फाइंड आउट देयर आर सम स्टोन्स. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा था, सर्कल कर दिया था स्टोन बाउंड्रीज. उन्हें क्या मिला, ये ऐसा, दिस इज़ अ मेगालिथ, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं. अब जैसे सिस्ट होता क्या है, जैसे यहाँ पे दिखा पिक्चर में ऑलरेडी शोन है कि एक बीच में होल है और इसकी कोई एक एंट्रेंस होगी जहाँ से लोग एंटर कर पाते होंगे इसको. फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज़ द एंट्रेंस, इफ यहाँ से एंटर कर पाते हैं. देखो ये भी बना रखा है. थोड़ा मतलब पुराने लोगों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था कुछ भी बनाने का. सो sometimes archaeologists found a circle of stone boundaries or a single large stone standing on the ground. तो they are the only indications that were burials beneath. पहले वाले जो indications सिर्फ ये होता था कि पत्थर होते थे, इससे ज़्यादा इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है. अब मेगालिथ्स के अलावा there were several things that people did to make megaliths. अब उसको करने के लिए लोग बहुत सारे काम करते थे. अब वो वी हैव मेड ए लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज टाइम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द. ओके, तो ये क्वेश्चन है, तुम इजीली इन पॉइंट्स को लिख सकते हो और बाद में तुम इनको रीअरेंज कर सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने ये प्रोसीजर करा होगा. जो इनकी सेट्स बनी थी, हाउ डू दे कंस्ट्रक्ट देम. देन ऑल द ब्यूरियल्स हैव सम. अब जितनी भी आपके पास ब्यूरियल्स होती थी उनके कुछ कॉमन फीचर होते थे. जैसे कि क्या होता था, अब जो ये डेड बॉडीज थी वो बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, है ना, विद उनको ब्लैक या रेड वेयर के अंदर वो डाले जाते थे.
और उनके साथ कुछ टूल्स वेपन जैसे आयरन का हो गया, और कुछ स्केलेटन घोड़े की भी मिली हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले थे, कुछ ऑर्नामेंट भी मिले थे, स्टोन भी मिला, गोल्ड भी मिला। अब ये पूछ रहा है कि हड़प्पन सिटीज़ के अंदर वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटी। अब हड़प्पन सिटी के अंदर क्या आयरन यूज़ होता था, ये आपको चैप्टर 3 से इसका क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा हमें हड़प्पन सिटी के अंदर मिला था। अब एक चीज़ याद रखना कि मेगालिथिक जब एशिया से 3500 के अराउंड आयरन इक्विपमेंट हमें मिले थे, आयरन इक्विपमेंट हमें मिल गए थे आज से 3000 साल पहले। दैट मीन्स लोगों ने आयरन इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया था। इन दिस पेज वी हैव फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस भी देख लो, अब वहाँ पे क्या क्या था। अब सोशल डिफरेंसेस उनको कहाँ से पता चला, उन्हें कहाँ से पता चला, दे केम टू नो अबाउट, हमारे आर्कोलॉजिस्ट को सोशल डिफरेंसेस का वहाँ से पता चला कि जब कोई भी किसी की भी डेड बॉडी पॉट्स के अंदर डाली जाती थी तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती थी। अदर देन दैट, फॉर एग्जांपल लाइक गोल्ड बीड्स डाले जाते थे, या स्टोन के बीड्स डाले जाते थे, या कॉपर की बैंगल डाली जाती थी, या वन कॉइन शेल डाली जाती थी। अब कुछ स्केलेटन्स हैं ओनली फ्यू, किसके साथ बहुत से कम पोर्ट्स थे, कईयों के साथ बहुत सारे थे। इस तरीके से दे जस्ट केम टू नो कि कौन रिच था, कौन पुअर था, कौन शेफ था, एंड फॉलोड अदर्स। मतलब कैसे लोगों को, दिस इज़ हाउ दे कैन फाइंड आउट। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ, जैसे किसके साथ 33 गोल्ड बीड्स के साथ, 8 मंथ्स वो रिच के अंदर आती है। 2 स्टोन बीड्स के साथ है, वो क्या अदर पुअर्स हो गए, ठीक है, स्टोन बीड्स के साथ। 4 कॉपर बैंगल के है तो कुछ चीफ्स होंगे वो, और 1 कॉन्च शेल हो गई तो कुछ उनके फॉलोवर्स होंगे। तो ये दोनों चीज़ें देखो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये वाला जो है सीन, ये एंड ये। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। ओके, अब उसके बाद में आप जाओगे, वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ ब्यूरियल स्पॉट्स जो थे वो कुछ फैमिलीज़ के लिए बिलोंग करते थे। देखो अब यहाँ पे है कि वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अभी हमने देखा जो चीफ थे उनके लिए किस किस के लिए क्या क्या थे, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कितने गोल्ड किसने डाला है, किसने क्या डाला है। अब यहाँ पे देखना कि समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा स्केलेटन भी होती थी। वो क्या इंडिकेट करती थी कि एक स्केलेटन, एक कोई आदमी एक की किसी की डेथ हुई है, उसी की फैमिली मेम्बर फिर वहाँ पर आया है, ये हो गया, फिर इसी के अराउंड इसका डाल दिया, फिर इसी के अराउंड तीसरा डाल दिया। ऐसे क्या होते थे, दे कैन फाइंड आउट कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एक ही फैमिली के लोगों को एक ही जगह दफनाया जाता था। इनको पॉट होल्स बोलते थे। पॉट होल से लेके आते थे, जैसे कुछ अब उनके अराउंड कुछ स्टोन्स वगैरह इन्होंने लगा दिए। अब ये क्या होते थे, उनके साइन पोर्ट्स होते थे, सो दैट दे कैन फाइंड आउट द ब्यूरियल। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ब्यूरियल साइट है उस फैमिली की, सो दे हैव सम पोर्ट होल सो दैट इजली पीपल कैन आइडेंटिफाई, ओके यहाँ पे क्या है, उसकी ब्यूरियल साइट है, सो दैट दे कैन विजिट एनी टाइम टू दैट प्लेस। इनाम गांव, ये नाम भैया याद रखना, इनाम गांव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अब ये कहाँ है, इनाम गांव इज़ ऑल्सो एन साइट। ओके, तो ये मैप 2 के अंदर आप वहाँ पे देखोगे, यू कैन फाइंड आउट, जस्ट चेक इट आउट देयर अगेन। ये क्या है, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोद, द ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा इज़ अ रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा इज़ अ रिवर, घोद उसकी ट्रिब्यूटरी है। ये क्या थी, 360027 ईयर्स अगो की बात है। यहाँ पे जो अडल्ट थे ना, उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था, उन्हें स्ट्रेट लेटाया जाता था, और उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था, ठीक है। कुछ जो ब्यूरियल्स थी वो हाउसेस के अंदर भी मिली, वेसल्स इज प्रॉपर, अब वो वेसल्स भी, अब क्या होते थे, समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विथ इन द हाउसेस, तो वेसल्स इज प्रॉपरली कंटेन फूड एंड वाटर प्लेस्ड विद द डेड। अब उस टाइम क्या होता था, सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे पास घर, लाइक घर के अंदर दफना दिया गया है, लोगों के साथ वेसल्स भी होते थे, फूड भी उनके साथ डाल के दफनाया जाता था, सो दैट एक रिचुअल था, दैट वाज अ काइंड ऑफ रिचुअल दैट पीपल परफॉर्म दैट टाइम। ओके, देन वन मैन वॉज फाउंड बरिड। ओके, यहाँ पे हमने जैसे मान लो एक आदमी मिला था, उसके साथ 4 लेग्ड क्ले जार थी इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस ऑफ द साइट, सबसे बड़ा हाउस था वो साइट का। एंड
And the center of the settlement, the house also had a granary and the body was placed cross-legged position. So they have like नॉर्थ के अंदर उसकी डायरेक्शन होगी, उसके पैर क्रॉस लेंथ होंगे, ऐसे इस तरीके से दे हैव डन. एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के भैया बिल्कुल मत छोड़ो. डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या तुम्हें लगता है कि वो बॉडी चीफ की होगी? अगर ऐसा है तो अपने रीजन दो. इससे पहले वाली लाइन में, इससे ही नेक्स्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था कि चीफ की जो बॉडी होती थी उसके साथ कुछ कॉपर के बीट्स होते थे, लाइक दैट. जस्ट फाइंड आउट दैट, एंड इफ you are finding out the same things, then you can easily identify, okay, that body is for the chef. Okay, so what skeleton studies tell us? अभी बोल रहा है skeleton studies आपको क्या बताती है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl or a boy. Can you make out whether skeleton was it? क्या तुम बता सकते हो कि that is for a man or a woman? अब क्या होता है, on the basis of found, अब लोग क्या, अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, हाउ डू दे नो कि भाई ये स्केलेटन औरत का है या आदमी का है? वो ज्वेलरी से पहचानते थे. अगर ज्वेलरी मिली है तो दैट में बी पॉसिबल दैट द स्केलेटन इज ऑफ द वुमेन. अब सबसे जो बेस्ट वे है उसको फिगरिंग आउट करने का, वो है जो उसका सेक्स है स्केलेटन का, बोन स्ट्रक्चर. सेक्स का जो बोन स्ट्रक्चर है, बाय दिस दे कैन फाइंड आउट. फॉर एग्जांपल, एक जो हिप और द पेल्विक एरिया होता है वुमेन का, वो जनरली बड़ा होता है, सो दैट शी कैन enable child bearing. Okay, and the distinctions are based on modern skeleton studies. आजकल के जो हमारे skeleton studies है उसके बेसिस के ऊपर इनके डिस्टिंक्शन होते थे. जैसे कि आज से 2000 साल पहले, जहाँ पे 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरका. उन्होंने एक किताब लिखी थी मेडिसिन की जिसका नाम था चरका समीता. चरखा नाम था उनका, और चरका समीता. आज के 2000 ईयर्स बुक के ऊपर उन्होंने ये स्टेट करा था कि ह्यूमन बॉडी की 360 हड्डियाँ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है. देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न. अब हमारी जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसके अंदर हमें सिर्फ 200 ही बोन्स मिली हैं. अब चरखा ने 360 कहाँ से, उसने जॉइंट्स वगैरह, कार्टिलेज, सब कुछ गिन गिना के उसने टोटल हड्डियाँ बता दी कि भैया इंसान की तो हड्डी 360 होती हैं अकॉर्डिंग टू द चरखा. एंड ही वॉज अ फेमस फिजिशियन, एंड यू नो वट ही वॉज a famous physician whose name is चरका. ये याद रखना भैया. ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना हम सोचते हैं जो नहीं आते ना, ऐसे क्वेश्चंस ही आ जाते हैं. अब ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव के ऊपर क्या क्या ऑक्यूपेशन, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, अब इनाम गांव के पे क्या क्या ऑक्यूपेशन है. उन्हें क्या मिला था? सीड मिली थी, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस में ये सब मिला था. और काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली थी. अब ठीक है, मैनी बेयर, अब उनके ऊपर काफ़ी कट भी थे. दैट मीन्स है ना, दे वर द गुड प्रेडेटर्स. अब काफ़ी क्या थे उन्हें, कैटल, बफेलो, गॉड शिप, ये सब उन्हें मिला था. ठीक है, हाउसेज एंड बिग सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलॉप, दे फाउंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, so turtle, crab and fishes, and there is an evidence that fruits such as beer, amla, jamun, dates were also, these all things were find out. तो ये सब ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम मिली थी. अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, ये जो है क्वेश्चन आप लोग अपना फाइंड आउट कर लेना. क्वेश्चन यू कैन इजीली फाइंड आउट. यहाँ पे एल्सवेयर, फाइंड चाइना इन योर एटलस. ओके, आज से ना 3500 साल पहले क्या होता था. सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइटिंग, हमने सबसे पहले आज से 3500 साल पहले चाइना के अंदर सबसे पहले एविडेंसेस देखी है. जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये 3500 साल पहले की है. अभी क्या करते थे, ये एनिमल्स की हड्डियों पे लिखते थे. उनको क्या बोलते थे? ओरेकल बोन्स बोलते थे. अब किंग्स क्या करते थे, इनको लिखते थे, और किंग्स क्या करते थे भैया, इनसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे. और क्या हार्वेस्ट अच्छी होगी, क्या वो अपनी बैटल जीतेंगे, क्या उनके बेटा होगा. और बाद में इन बोन्स को क्या करते थे, फायर के अंदर फेंक दिए जाते थे, एंड क्रैक बिटवीन बिकॉज ऑफ द हीट, और बाद में ऑटोमेटिक क्या करती थी, जल जाती थी हड्डियाँ. और ये जो फॉर्चून टेलर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, क्रैक स्टडी करते थे, और क्रैक स्टडी करके दे कैन ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. जैसे अब उसके अंदर कितने क्रैक्स आएंगे, ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. अब उनकी क्या होती थी, काफ़ी टाइम गलतियाँ भी होती थी, बिकॉज दिस वॉज नॉट द रियल. तो मैनी टाइम्स इट हैपन कि दे मेक मिस्टेक्स ऑल्सो. सो दीज किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस इन सिटीज़. ओके, तो अब ये जो लोग, ये जो राजा कहाँ रहते थे, सिटीज़ में रहते थे. अब इनके पास काफ़ी सारा पैसा होता था, बहुत सारी ब्रोंज वर्क के वेसल्स होते थे. तो हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन. हाउ एवर वेसल्स वगैरह सब होते थे, बट उन्हें आयरन का एक्चुअल में यूज़ नहीं पता था.
अभी बोल रहा है कि लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजाज ऑफ द ऋग्वेदा एंड दीज किंग। ये जो राजा होते थे और जो ऋग्वेदा के टाइम के राजा होते थे उनके बीच का आपको डिफरेंस पता लगाना है। अब इसने एक क्वेश्चन दे दिया कि चलो भैया आप 3-4 साल पहले लेट सपोज कि आप अपने फैमिली के साथ इनाम गांव में रहते थे। अब टुडे आपके अब जो चीफ है, अब तुम्हारे वहाँ का चीफ है ना, लास्ट नाइट थी, उसकी डेथ हो गई है। अब आपके जो पेरेंट्स उसके लिए ब्यूरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो अब अपना सीन उसको डिस्क्राइब करना है। एनसीईआरटी इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। भैया जो पढ़ा है वो यहाँ पे इमेजिन करके लिख दो। अभी कुछ कीवर्ड्स थे जो आपको याद रखने, जैसे वेद हो गया, लैंग्वेज हो गया, हाइम हो गया, चैरियट हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, राजा हो गया, स्लेव हो गया, मेगालिथिक हो गया, ब्यूरियल हो गया, स्केलेटन हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नाउ वी हैव एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। सुक्ता क्या था, चैरियट्स क्या था, यशना क्या था, दासा क्या था, मेगालिथिक से स्टार्ट करोगे तो दीज वर्क क्या था, मेगालिथ क्या थे भैया, स्टोन बोल्डर थे, सेक्रीफाइस था, वेल सेट क्या थी, सुक्ता वॉज वेल सेड। ओके, चैरियट्स क्या थे जो कि हम लोग बैटल्स के अंदर यूज़ करते थे, ठीक है। यजना क्या था, दासा क्या था, स्लेव थी। यजना क्या था, यजना यजना मेगालिथिक स्टोन, ओके, तो यूज्ड इन बैटल्स। Okay, so this you can do, and then we have some important dates, so that are what we call them. We can call them like ये beginning of the composition of the Vedas कब आए थे, आज से 3500 साल पहले की बात है जब हमारे पास वेद सबसे पहले आए थे। और मेगालिथिक की बिल्डिंग की स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक, जो मेगालिथिक की बिल्डिंग की स्टार्ट हुई थी कब, भी मेगालिथिक के पत्थर आगे पीछे लगाना स्टार्ट हुआ था, 3000 साल पहले अकॉर्डिंग टू आर आर्कोलॉजिस्ट। एंड सेटलमेंट इनाम गांव के अंदर कहाँ से कहाँ तक की 3600 टू 2700 की अगो की बात आई। एंड चरका क्या था, चरका वॉज अबाउट 2000 ईयर्स अगो। एंड देन नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, एंड ये सारे एनसीईआरटी के अंदर, इसी को आप रीड करोगे तो यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड ये बहुत अच्छा था। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा ऋग्वेदा, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अदर देन दैट यू नीड टू नो लाइक यहाँ पे एक चीज़ है जो ये ब्राह्मण थे और राजा को भी डिस्टिंग्विश करें। ओके गाइज, देन थैंक यू, बाय बाय, री रीड इट एंड एन्जॉय योर डे, बाय।